हेलो दोस्तों, दिस इज अनुराग एंड वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल ऑफ बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग। तो स्वागत है आप लोगों का। और आज हमारा जो यूरोपियों का आगमन है उसमें मैं आपको डेनिश की चर्चा कर चुका हूं, यानी कि डच की चर्चा कर चुका हूं। डच बोलो या डेनिश बोलो, आज जो चर्चा होगी वो डेनमार्क की होगी। क्योंकि डेनिश और डेनमार्क एक जैसे आपको लगते हैं, इसीलिए कंफ्यूजन में मत रहिएगा। डेनिश, डच, नीदरलैंड, हॉलैंड ये एक हैं और डेनमार्क अलग है, ठीक है ना। तो आज जो चर्चा होगा अराइविंग ऑफ डेनमार्क, यानी कि डेनमार्क का भारत में आगमन, यानी कि एडवेंट ऑफ डेनमार्क। भारत में डेनमार्क का आगमन जो है कैसे हुआ, या इसे डेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेन भी बोलते हैं। तो इस पे हम लोग चर्चा अच्छे से करेंगे, लेकिन कुछ चीजों की हम लोग बैकग्राउंड समझते हैं, उसके बाद हम अच्छे से आपको बताएंगे। अगर मैं आपको डेनमार्क के बारे में बताऊं तो डेनमार्क के लोग थे कौन, अगर ये बात करें तो डेनमार्क हमारा कहाँ पे पड़ता है? यूरोप में पड़ता है, यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। और यूरोप महाद्वीप के उत्तर में पड़ता है, यानी कि उत्तर में है, नॉर्थ में है। यानी कि जो हमारा यूरोप आइलैंड है, यूरोप आइलैंड के नॉर्थन पार्ट में आपका डेन या फिर डेनमार्क पड़ता है, ठीक है ना। तो अब अगर इसकी बात करें तो यह क्या है? यह एक यूरोपियन देश है, ठीक है ना, यूरोपियन कंट्री है। क्या? डेनमार्क। ठीक, पहली बात कहां पे पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। कौन से यूरोप में? नॉर्दर्न यूरोप में, उत्तरी यूरोप में। क्या है? एक कंट्री है, एक देश है। और अगर ये बात बोलें तो जो डेनमार्क है, डेनमार्क के अगल बगल छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप समूह हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। तो यहाँ पर जो प्रायद्वीप बोला जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे जूटलैंड प्रायद्वीप, यानी कि डेनमार्क और उसके अगल बगल के जो द्वीप समूह है उसे बोलेंगे जूटलैंड प्रायद्वीप। तो वो किसमें आएगा? जूटलैंड प्रायद्वीप वो आएगा डेनमार्क में आएगा। तो डेनमार्क कौन थे? तो ये बात समझ में आ गई, ये या फिर कहाँ के निवासी थे। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि डेनमार्क कौन थे। पहला क्वेश्चन यह बनता है कि डेनमार्क कौन थे। और यहीं पे ही आपका एक क्वेश्चन बनता है कि ये कहाँ के निवासी थे। तो पहले हम बात करेंगे कि डेनमार्क कौन थे। तो डेनमार्क हमारे जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप के निवासी थे। तो हम लिख सकते हैं कि क्या? यूरोप महाद्वीप के, यूरोप महाद्वीप के क्या थे? निवासी थे। यूरोप महाद्वीप के निवासी थे। एक बात समझ में आया। अब अगर इसमें मैं बात आऊं कि डेनमार्क यूरोप महाद्वीप के निवासी थे, तो ये हमारा कहां पे है? तो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ उत्तरी यानी कि नॉर्दर्न, उत्तरी यानी कि नॉर्दर्न, यहाँ नॉर्दर्न यूरोप यानी कि उत्तरी यूरोप का, उत्तरी यूरोप में क्या है? स्थित है, स्थित है। तो दिस इज सिचुएटेड फॉर नॉर्दर्न यूरोप, ठीक है ना। और यहाँ पर डेनमार्क के अगल बगल के जो छोटे छोटे प्रायद्वीप है उसे हम लोग बोलते हैं जूटलैंड का प्रायद्वीप। तो यहाँ पे ये भी लिख लीजिए कि डेनमार्क, डेनमार्क या फिर इसे क्या बोलते हैं? डेन भी बोलते हैं। डेन के आसपास के, आसपास के छोटे छोटे, छोटे छोटे द्वीप समूह, छोटे छोटे द्वीप समूह को क्या बोलते हैं? अभी मैंने बोला जूटलैंड। क्या बोलेंगे? जूटलैंड प्रायद्वीप बोलते हैं, जूटलैंड प्रायद्वीप बोलते हैं या फिर कहते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा जानकारी आपको ये बताने के लिए था कि डेनमार्क आखिर है कहाँ, डेनमार्क किसे कहते हैं, और ये कहाँ, ये जो है किस सिचुएटेड यानी कि किस क्षेत्र में सिचुएटेड है यूरोप में। तो ये बात आप लोग समझ गए। तो कौन थे? ये भी अंग्रेजों के ही तरह थे, ठीक है ना। कहां पर है? यूरोप महाद्वीप में है। यूरोप महाद्वीप में किस जगह पे है? तो उत्तरी यूरोप में है। और यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप समूह है, उसे क्या बोलते हैं? जूटलैंड प्रायद्वीप। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर यहाँ पे बात आती है तो इसकी राजधानी की बात करते हैं कि जो डेनमार्क है, डेनमार्क की राजधानी क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन उठता है
कि डेनमार्क की राजधानी आखिर है क्या। तो एक कोपेनहेगन है, कोपेनहेगन का नाम आपने सुना होगा, तो वही कोपेनहेगन डेनमार्क की क्या है, राजधानी है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोपेनहेगन, क्या लिख सकते हैं, कोपेनहेगन। जो कोपेनहेगन है ये हमारा डेनमार्क की राजधानी है। नरेंद्र मोदी इस वक्त आज जो है डेनमार्क में गए हैं। डेनमार्क के प्रधानमंत्री जो लेडीज प्रधानमंत्री हैं उनसे आज मुलाकात किए हैं, ठीक है ना। जो डेनमार्क है वो नॉर्डिक देशों का सदस्य है। नॉर्डिक देश जो है 2022 चल रहा है, 2020 चल रहा है, 2020 में दूसरा यानी कि सेकेंड समिति है, सेकेंड सम्मेलन है नॉर्डिक देशों का, ठीक है ना। कहां पे हो रहा है ये, कोपेनहेगन में हो रहा है, इसी कोपेनहेगन में हो रहा है। और ये कोपेनहेगन है कहां, डेनमार्क में है। नरेंद्र मोदी इस वक्त डेनमार्क में ही स्थित है, और डेनमार्क में स्थित है। इससे पहले वो कहां गए थे, इससे पहले वो जर्मनी गए थे। तो आई थिंक ये बात हमने आपको करंट से जोड़कर बता दिया ताकि आप लोगों का रिवीजन अच्छे से इसको याद भी हो जाए, ठीक है ना। अभी इसका लोकेशन भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा ताकि ये जो डेनमार्क है अच्छे से आपको याद हो जाए। तो कौन थे, राजधानी कहाँ है, ये बात हमने कर लिया। अब अगर इसके पड़ोसी देश की बात करें तो इसके पड़ोसी देश है कौन, जो नेबर कंट्री है, नेबरिंग कंट्री है डेनमार्क के, तो उन नेबरिंग कंट्री के बारे में बात करते हैं, यानी कि पड़ोसी देश। अगर मैं बात करूं पड़ोसी देश का मतलब क्या हुआ, नेबरिंग कंट्री। कौन, किसका, डेनमार्क का। तो वो है हमारा क्या, जर्मनी। क्या है वो है जर्मनी। तो लिख लीजिए जो इसका पड़ोसी देश है वो सिर्फ और सिर्फ कौन है, जर्मनी है। जर्मनी की सीमा रेखा सिर्फ और सिर्फ किससे लग रही है, डेनमार्क से लग रही है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि डेनमार्क जो है, डेनमार्क की सीमा रेखा क्या किसी और से टच करती है, तो किसी और से टच नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ जर्मनी से टच करती है। इसीलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं यह एकमात्र सीमा रेखा, यह एकमात्र सीमा रेखा है, यह एकमात्र क्या है, सीमा रेखा है। यानी कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या है, पड़ोसी देश है। आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो मैंने आपको यह बताया कि डेनमार्क कौन थे, या फिर डेनमार्क का निवास स्थान क्या था, निवास स्थान। तो निवास स्थान आप लोग समझ गए, इसकी राजधानी क्या है, और यहाँ पर जो है मैंने बताया कि पड़ोसी देश कौन है। अब यहाँ पे आती है इसकी करेंसी के बारे में भी समझ लेते हैं। यानी कि जो डेनमार्क की मुद्रा है, मुद्रा बोले तो क्या होता है, मुद्रा बोले तो करेंसी होता है। तो इसकी करेंसी को भी समझ लेते हैं कि करेंसी इसकी क्या है। तो अगर इसकी करेंसी की बात बोले तो डेनिश क्रोन है। क्या है, डेनिश क्रोन। तो इसकी भी बात आप लोग लिख लीजिए, इसकी करेंसी है आपकी डेनिश क्रोन। क्या है, डेनिश क्रोन है। अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो ये हो जाएगा डेनिश क्रोन, ये यहाँ की करेंसी है, ठीक है ना, डेनिश क्रोन। तो राजधानी हो गई, मुद्रा हो गया, नेबरिंग कंट्री हो गई, और यह लोकेटेड या सिचुएटेड यानी कि इसकी स्थिति कहां पर है ये हो गई। तो इतनी बातें आपको अच्छी तरह से आई थिंक क्लियर हो गई होगी। तो ये सारी बातें आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं इसमें आगे आपको बताता हूं। नोट करिए फिर। चलिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे इतना चीजें। अब मैं इसी चीज को जितना मैंने आपको बताया ना डेनमार्क के बारे में, इसका मैंने एक मैप बना के आपको समझा दूंगा, तो ये आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएगा। तो चलिए इसके मानचित्र यानी कि मैप की चर्चा कर लेते हैं कि आखिर मैप में इसका लोकेशन क्या है। यानी कि मानचित्र की बात हम करते हैं कि क्या है मानचित्र में इसकी लोकेशन। तो जरा देखिए, अगर मैं मानचित्र बनाऊं, यूरोप का मानचित्र अगर बनाने की मैं कोशिश करूं तो कुछ इस तरह से यह मानचित्र बनेगा। चलिए, इतना आगे ही, इसके आगे भी है, इधर साइड जो है बेनेलेक्स देश बनेंगे, तो उसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ पर ये जो छोटा सा क्षेत्र है, इस छोटे से क्षेत्र को मैं बोलूंगा क्या है, ये पुर्तगाल है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं पुर्तगाल। इस छोटे से क्षेत्र को क्या लिख दिया, पुर्तगाल लिख दिया। यहाँ पर जो ये छोटा सा क्षेत्र है, इस छोटे क्षेत्र को लिखता हूं स्पेन। ये क्या है, स्पेन, ठीक है ना। स्पेन के आगे मैंने आपको जो मैप बनाया था, आप लोगों को पढ़ाया था, आप वहां पे जाके देखेंगे तो स्पेन क्या है, फ्रांस आएगा। क्या आएगा, फ्रांस आएगा। तो यहाँ पे एक जो छोटा सा देश है ये, तो ये है हमारा क्या, फ्रांस है। तो यहाँ पे ये हो गया फ्रांस। फ्रांस के आगे जब जाएंगे तो आगे जाने पर यहाँ पे 3 देश मिलेंगे, छोटे छोटे 2 देश मिलेंगे, और उसी के आगे आपको मिलेगा एक
बड़ा देश। तो जो छोटे छोटे देश हैं तो वो है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है ना। और इसके बाद ये बड़ा देश मिलेगा, ये इतना बड़ा देश मिलेगा। तो इसको मैं जरा सा आपको क्लियर करके बताता हूं। ये हो गया, इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है। तो जरा देखिए, अब यहाँ पे ये हो गया आपका क्या, इसे बोलेंगे जर्मनी, इसे क्या बोलेंगे, जर्मनी बोलेंगे। और जर्मनी की जो सीमा रेखा है, अच्छा जर्मनी ये पूरा हो गया, यहां से लेकर ये इतना पूरा पार्ट जो है ये जर्मनी हो गया। ये दो छोटे छोटे क्या है, देश हैं। तो इसमें छोटे छोटे देशों में पहला है आपका बेल्जियम और दूसरा है आपका नीदरलैंड। तो पहले को यहां पे लिखता हूं बेल्जियम, ये है क्या, बेल्जियम, ये बेल्जियम है और ये है नीदरलैंड, नीदरलैंड, ये हो गया। यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र ऊपर का, इस क्षेत्र को बोलते हैं डेनमार्क। क्या बोलते हैं, डेनमार्क बोलते हैं। और देखिए जो डेनमार्क है, डेनमार्क ओनली और सिर्फ ओनली किससे, डेनमार्क की सीमा रेखा इससे ही बन रही है। और यह पूरा क्षेत्र क्या है, जर्मनी है। जबकि जर्मनी की सीमा रेखा नीदरलैंड, जर्मनी की सीमा रेखा बेल्जियम, जर्मनी की सीमा रेखा फ्रांस से बन रही है, क्लियर है। और जर्मनी की सीमा रेखा इधर भी बनेगी, इधर कौन सा देश है, पोलैंड है, पोलैंड है। लेकिन मुझे ये चर्चा नहीं करनी क्योंकि जर्मनी की सीमा रेखा हो जाएगी, मुझे डेनमार्क की करनी है। तो डेनमार्क किससे सीमा रेखा बना रहा है, सिर्फ और सिर्फ जर्मनी से बना रहा है। ये है जो मैंने आपको पड़ोसी देश यानी कि नेबरिंग कंट्री में जो सीमा बनाता है डेनमार्क के साथ, ये है। वरना वैसे अगर पड़ोसी देशों की बात करूं तो पड़ोसी देश इसके नीदरलैंड भी हो जाएंगे, पड़ोसी देश पोलैंड भी हो जाएंगे और पड़ोसी देश बेल्जियम भी हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत पास है, ठीक। अब बात करें इस डेनमार्क की राजधानी की, तो मैंने अभी आपको बताया कि डेनमार्क के अगल बगल छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं डेनमार्क के बगल में। और इसी छोटे छोटे द्वीप में, द्वीप समूह में, यहीं पर है आपका कोपेनहेगन। यहाँ पे क्या है, कोपेनहेगन, कोपेनहेगन यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। तो यहीं पर नरेंद्र मोदी जी इस वक्त गए हैं डेनमार्क में। तो अगर ये बात आपको क्लियर हो गई मानचित्र में, तो आप इसका कैपिटल यानी कि राजधानी जान गए। डेनमार्क की सिचुएटेड लोकेशन यूरोप महाद्वीप में यहाँ पर है। इसके नेबरिंग कंट्री के बारे में जान गए, जो सीमा रेखा मिलाता है सिर्फ और सिर्फ जर्मनी से मिलाता है। तो ये मैप आपको क्लियर कर चुका होगा डेनमार्क की। अगर मैं आपको डेनमार्क बोलूं या फिर डेन बोलूं एक ही बात है, लेकिन अगर मैं डच बोलूं, डेनिश बोलूं, हॉलैंड बोलूं, नीदरलैंड बोलूं, तो यहीं पर अगर ये आगे आएगा और इस तरह से यूरोप का अगर मैप बनाऊं तो इस तरह से आगे मैप बनेगा। तो यहाँ पर नॉर्वे है, यहीं पर स्वीडन है, तो जो यहीं पर नीदरलैंड भी है। तो ये है वेनेलेक्स कंट्री यूरोप का। तो वहां पर आपका आएगा नीदरलैंड या हॉलैंड, यहाँ पर है वेनेलेक्स कंट्री में, ठीक है ना। और डेनमार्क यहाँ पर है। तो ये कंफ्यूजन में मत रहना कि डच, डेनिश या फिर डेनमार्क क्या होता है क्या नहीं, मैंने सब चीज क्लियर कर दिया। तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर मैं इसको मिटा के अगले कॉन्सेप्ट पे चर्चा कर रहा हूं। तब तक आप लोग इसे अच्छी तरह से मैप बना के नोट कर लीजिए। चलिए, आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब मैं अगले कॉन्सेप्ट पे चल रहा हूं कि जो डेनमार्क है, ये कंपनी की स्थापना के बारे में बात करता हूं। तो कंपनी की स्थापना, जो हमारा अगला हेडिंग होगा, वो अगला हेडिंग क्या होगा, कंपनी की स्थापना। क्या होगा, कंपनी की स्थापना। अगर मैं कंपनी की स्थापना की बात करूं, यानी कि जो ये कंपनी है कब बनी, किसकी, डेनमार्क की, तो यह अंग्रेजों से बाद में बनी थी, अंग्रेज की इसके पहले आई थी। तो पहला पॉइंट यहां पे हो जाएगी, जो ये कंपनी थी अंग्रेजों से पहले आई थी, ठीक है ना। तो अंग्रेजों लिख लीजिए, अंग्रेजों के बाद में बनी। यह जो कंपनी थी किसके बाद में बनी, अंग्रेजों के बाद में बनी। तो अंग्रेजों की कंपनी पहले बन चुकी थी, तो अंग्रेजों के बाद में बनी। अब अंग्रेजों के बाद में बनी तो कब बनी है, तो यह बनी थी 1616, यानी कि 1616 ईस्वी में यह कंपनी क्या हुई थी, बनी थी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डेनिश कंपनी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, डेनिश कंपनी। क्या बोलते हैं इसे, डेनिश कंपनी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अगर इसमें बात करें कि यह जो डेनिश कंपनी बनी थी 1616 ईस्वी में, यानी कि 1616 में बनी थी, तो यह
कितने वर्षों के लिए मान्यता थी, ये जो कंपनी बनी थी कि आप लोग जाएंगे और व्यापार करेंगे, तो कितने वर्षों के लिए इसे मान्यता दी गई थी? तो 12 वर्षों के लिए जो ये कंपनी थी मान्यता दी थी। तो यहाँ पे अगला पॉइंट होगा कि 12 यानी कि 12 ईयर्स यानी 12 वर्षों के लिए मान्यता प्राप्त थी। क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए मान्यता प्राप्त थी, व्यापार करने के लिए। अगर ये 12 वर्षों के लिए मान्यता प्राप्त थी व्यापार करने के लिए, तो जो ये कंपनी 16 में बनी यानी कि 1616 में बनी, तो ये कोई ना कोई होगा ना जिसने इसके बारे में बताया होगा। तो उसका नाम था मार्सेलियस डी बैशोवर। उसका क्या नाम था? मार्सेलियस डी बैशोवर। नाम लिख लीजिए, मार्सेलियस डी बैशोवर, ठीक है ना, ये बैशोवर। तो यह जो व्यक्ति था, यह एक व्यक्ति था, इसने प्रेरणा दिया अपने राजा को, इसने मोटिवेट किया, इसने प्रेरणा दिया यानी कि मोटिवेट किया किसको? अपने राजा को, कि आप एक कंपनी बनाएं, आप एक कंपनी बनाएं। और राजा को, जो राजा थे उनका नाम था क्रिश्चियन IV यानी कि क्रिश्चियन चतुर्थ नाम था उनका। तो राजा का नाम क्या था? क्रिश्चियन चतुर्थ। तो जो मार्सेलियस डी बैशोवर है, उसने अपने राजा को प्रेरणा दिया यानी कि सुझाव दिया कि आप एक कंपनी बनाएं। क्रिश्चियन IV को सुझाव दिया कंपनी बनाएं, और उन्होंने 1616 में यानी कि 1616 में चार्टर लाया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1616 में क्या लाया? चार्टर लाया। और उस चार्टर में 2 अधिनियम या 2 बातें या 2 कंपनी की बात बताई, यानी कि 2 कंपनी बनी। जो पहली कंपनी थी वो था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 2 बातें या 2 कंपनी थी, उसमें पहली थी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था उसका? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पहली बनी। और दूसरा जो बनी हमारा वो था स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहां पे लिख लीजिए, जो दूसरा था वो था स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। तो 2 कंपनी यहां पे बनी, और ये जो दोनों कंपनियां थी, ये जो है चाय का आयात करती थी, यह बहुत फेमस है। तो दोनों कंपनियां चाय मंगवाती थी, चाय का क्या करती थी? इंपोर्ट करती थी यानी कि मंगवाती थी। तो चाय का क्या करती थी? आयात करवाती थी, मंगवाती थी। किससे? तो यह ब्रिटेन से मंगवाती थी। किससे? ब्रिटेन से यह आयात करती थी, इंपोर्ट करती थी, मंगवाती थी। और जब यह चाय आ जाता था तो इसी चाय को यूरोप में, ब्रिटेन में मनमाने दाम में जबरदस्ती क्या करती थी? एक्सपोर्ट करती थी, बेचा करती थी। तो यह जो है ब्रिटेन या अन्य जगहों पर क्या करती थी? यह जबरदस्ती बेचती थी, बेचा करती थी, जिससे उनको क्या हुआ? मुनाफा मिलता था, मुनाफा प्राप्त होता था। तो आपको यह बात क्लियर हो गई कि जो कंपनी थी वो कंपनी कब बनी? तो 1616 यानी कि 1616 में बनी। क्या नाम था? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। किस राजा ने बनाया था? तो क्रिश्चियन IV ने बनाया था। किसकी प्रेरणा से बनवाया था? किसने उनको सुझाव दिया था? तो मार्सेलियस डी बैशोवर ने उनको प्रेरणा दिया था। क्या हुआ था? 1616 में चार्टर अधिनियम लाया गया और उसी के तहत 2 कंपनी बनाई गई। पहली कंपनी थी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी कंपनी थी स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या करती थी? चाय का आयात करती थी और इसे मनमाने दामों पर ब्रिटेन में बेचती थी। किससे आयात करती थी? ब्रिटेन से आयात करती थी। 12 वर्षों के लिए इसे मान्यता प्राप्त थी इस कंपनी को। तो यह थी हमारी कंपनी की स्थापना के बारे में। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, तो इसे आप लोग नोट करिए अच्छे से, फिर मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूं अगले पॉइंट पर। ठीक है, नोट करें। चलिए, आशा है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। जितनी पॉइंट में डेनमार्क के बारे में बता रहा हूं, आपको ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। कोई भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा यदि आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। यूपीएससी के लिए भी या अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए भी यह बहुत ही सफिशिएंट है। अब अगला क्वेश्चन यहां से उठता है कि आखिर चलिए, डेनिश कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हो गई, तो वो लोग डेनमार्क के लोग, सॉरी डेनिश की नहीं, डेनमार्क की,
तो डेनमार्क के लोग कब चले और कब भारत पहुंचे। तो ये बात आती है कि कब चले, तो 1618 ईस्वी में वो लोग क्या हुए, जो डेनमार्क के लोग थे वो लोग चले थे। 1618 ईस्वी में यूरोप के डेनमार्क से चले और 1620 ईस्वी में पहुंचे। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि 1618 और 1620 यानी कि 1618 में क्या हुआ था कि डेनमार्क से वो लोग क्या किए थे, चले थे। तो डेनमार्क से चले और पहुंचे कब, तो पहुंचे 1620 ईस्वी में पहुंचे। अब भारत के किस जगह पे पहुंचे, तो वो जगह था तमिलनाडु का थारंगमबाड़ी। क्या नाम था उसका, थारंगमबाड़ी। तो लिख लीजिए पहुंचे तो वह स्थान था तमिलनाडु, तमिलनाडु का कौन सा स्थान था, थारंगमबाड़ी, थारंगमबाड़ी। तो थारंगमबाड़ी नामक स्थान पर ये पहुंचे। तो बात क्लियर हो गया कि 1616 में कंपनी स्थापना हुई। नाम क्या था, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। चले कब, 1618 में। पहुंचे कब, 1620 में। किस जगह पे, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहा, थारंगमबाड़ी में। अब बात करते हैं कि जब ये पहुंच गए तो अपनी फैक्ट्री कहां पे बनाए। तो अगला हेडिंग होगा इनके फैक्ट्री के बारे में कि इनकी फैक्ट्री कहां कहां पर बनी। तो फैक्ट्री महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है क्योंकि यहाँ यह बात पूछा जा सकता है। तो जो इनकी पहली फैक्ट्री बनी थी वो तंजौर के त्रावणकोर में बनी थी। तो लिख लीजिए पहली फैक्ट्री कहां पे बनी थी, तो तंजौर, तंजौर में बनी थी। तो तंजौर के कहां पे, त्रावणकोर में, त्रावणकोर में बनी थी, ठीक है ना। तो यह पहली फैक्ट्री इसकी थी। तो तंजौर या तंजौर लिख सकते हैं, तंजौर, ठीक है ना, यहां पर बनी थी। दूसरी फैक्ट्री इनकी बनी थी बंगाल में। बंगाल में जो बनी थी वो श्रीरामपुर या श्रीरामपुर बोलते हैं, श्रीरामपुर या श्रीरामपुर। तो बंगाल की अगर बात करते हैं तो बंगाल में बनी, और बंगाल में किस जगह पे, तो श्रीरामपुर, श्रीरामपुर में बनी थी इनकी फैक्ट्री बंगाल में। इसी श्रीरामपुर को सीरापुर भी बोलते हैं, सीरापुर। तो अगर आपसे सीरापुर आ जाए तो ये श्रीरामपुर का ही नया मॉडिफाइड रूप है। तो आप दोनों में से किसी का भी कर सकते हैं। जो पहली फैक्ट्री बनी थी वो 1620 ईस्वी में बनी थी यानी कि 1620 में, और जो दूसरी थी वो 1676 यानी कि 1676 में बनी थी। तो इसको लिख लीजिए 1620 में बनी थी और ये 1676 में बनी थी। तो ये बात आपको क्लियर हो गया। एक जगह आपका और है जो है आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में, वहां भी ये लोग फैक्ट्री बनाए थे और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्री थी। लेकिन मसूलीपट्टनम का एक जिला था, उस जिले का नाम था कृष्णा नगर जिला, तो वहां भी बनाए थे। तो लिख लीजिए आंध्र प्रदेश के किस जगह पे, तो मसूलीपट्टनम, किस जगह पे, मसूलीपट्टनम के एक जिला है, पट्टनम के जिले, कौन सा नाम, मैंने जिला का नाम बताया। तो जो वह जिला था वो जिला सबसे महत्वपूर्ण जिला था इनके आयात और निर्यात करने के लिए, क्योंकि फैक्ट्री थी इनकी। तो जो फैक्ट्री थी यहां से ये पूरा आयात निर्यात यहीं से ही कंट्रोल करते था, और उसका नाम था कृष्णा नगर जिला। तो जिले का क्या नाम था, कृष्णा नगर। तो यहां भी इनकी फैक्ट्री बनी थी। यह बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्री इनकी थी। तो फैक्ट्री के बारे में बात कर लिया, कब चले थे, कब पहुंचे थे, उसके बारे में बात कर लिया। अब इनके असफलता का कारण क्या था, क्यों ये ज्यादा समय तक नहीं टिक पाए। तो अगला जो हेडिंग हमारा होगा असफलता का कारण, असफलता का कारण। तो असफलता के कारण को हम लोग अच्छे से पहले समझते हैं फिर लिखेंगे। देखिए जो इनकी असफलता है वो एक बात यह है कि इनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं हो पाई थी कि ये लोगों से टक्कर ले सके। देखिए लड़ाई करना हो या टक्कर लेना हो किसी से मुठभेड़ में या युद्ध में, अगर लड़ना है और लड़के जीतना है तो आर्थिक स्थिति मजबूत होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उस समय जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी उसके पास रिसोर्सेज यानी कि संसाधन भी मौजूद होंगे अच्छे से, और वही फाइट करेगा, वही जीत पाएगा। तो पहली असफलता का इनका कारण यही रह गया कि आर्थिक स्थिति ये उतनी अपनी मजबूत नहीं कर पाए जितना कि इनको होना चाहिए था, और इसी के कारणवश ये क्या किए, लास्ट में अपनी जो बस्ती थी, जो फैक्ट्री थी, उसको बेच दिए अंग्रेजों को, और बेचकर फिर वो चले गए। दूसरी बात ये है कि ये लोग धर्म
जो धर्म इनका था यानी कि ईसाई वाला, ये धर्म और प्रचार प्रसार करने में पीछे रह गए, उतना धर्म प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। हालांकि प्रचार प्रसार किए धर्म का, लेकिन उस मात्रा में ये लोगों को नहीं जोड़ पाए या फिर उनको धर्म परिवर्तन नहीं करा पाए जितने मात्रा में होने चाहिए थे। तो कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में भी इनके कमी का भी एक असफलता के रूप में इसको देखा जा सकता है। तो ये बातें आप लोग लिख सकते हैं। तो पहला बात मैंने क्या बताया कि पहला बात यह बताया इनका कि आर्थिक स्थिति ना मजबूत होना, आर्थिक स्थिति मजबूत ना होना, मजबूत ना होना। दूसरी बात मैंने यह बताया कि धर्म या प्रचार प्रसार, धर्म की बात करें या फिर प्रचार प्रसार की बात करें तो धर्म या प्रचार प्रसार में पीछे रह गए, पीछे रह गए, इसीलिए इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो पाई और इन्होंने अपनी बस्ती इसको बेच दिया, अंग्रेजों को बेच दिया और बेचने के बाद ये लोग चले गए। तो लिख सकते हैं इसीलिए ये अपनी फैक्ट्री किसे बेच दिए? अंग्रेजों को बेच दिए, अंग्रेजों को बेचकर चले गए। लगभग कब की बात है? 1845 यानी कि 1845 का समय है। इसी समय ये लोग बस्ती बेचना अपना शुरू किए और कुछ ही समय बाद ये बस्ती बेचकर चले गए। सबसे लास्ट में ये अंडमान निकोबार को जो था इनका बस्ती के रूप में, उसको भी ये लोग बेचकर चले गए थे। तो आई थिंक इतनी बातें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आप ये सारी बातें आप नोट कर लीजिए, फिर मैं अगले कॉन्सेप्ट पे चलता हूं। तो नोट करिए आप लोग जल्दी से। तो चलिए, इतना सारा कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया, अब यहाँ पे कुछ अन्य बातों को समझ लेते हैं, जो कुछ इधर उधर के छोटे कॉन्सेप्ट हैं डेनमार्क के बारे में उसको। तो अगला जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा अन्य बातें या अन्य बिंदुएं। इसमें जो कुछ छूटे हुए इधर उधर के कॉन्सेप्ट हैं उनकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक स्थान है तमिलनाडु में जिसके बोलते हैं हम लोग ट्रांकेबार। क्या बोलते हैं? ट्रांकेबार। मैंने आपको बताया था कि जो डेनमार्क के लोग हैं वो चले थे कब? वो 1616 ईस्वी में कंपनी बनी थी, 18 में चले थे और 20 में पहुंचे थे। और तमिलनाडु का वही क्षेत्र है ये ट्रांकेबार, जिसे मैंने बोला था थारंगमबाड़ी। क्या बोला था? थारंगम या तारंगमबाड़ी। वही तारंगमबाड़ी में ये, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांकेबार। तो लिख सकते हैं पहला पॉइंट कि तमिलनाडु के ट्रांकेबार, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? थारंगमबाड़ी बोलते हैं। थारंगमबाड़ी। तो ट्रांकेबार में क्या हुआ था तमिलनाडु में? अगर वहां पे आए हैं तो ये लोग पक्का है कि फैक्ट्री बनाएंगे, तो यहाँ पे फैक्ट्री बनाए थे। क्या बनाए थे? फैक्ट्री बनाए थे। और फैक्ट्री बनाए थे तो 1620 ईस्वी से ये लोग 1620 ईस्वी में आप फैक्ट्री बना लिए थे। आ तो गए थे, 1618 से चले थे, 20 में आए थे और 1620 में आते ही इन्होंने फैक्ट्री यहाँ पे बनाई। ठीक है ना? तो फैक्ट्री बनाई और यह 1845 तक यहाँ पे टिके रहे। 1845 तक ये लोग यहाँ पे टिके रहे और 1845 में ही ये लोग, लास्ट इनका टाइम पीरियड था। इसी समय ये लोग इसको क्या करे, जो ट्रांकेबार है इसे अंग्रेजों को क्या कर दिए? अंग्रेजों को इसको बेच दिए। अंग्रेजों को बेच दिए और बेचकर यहाँ से चले गए। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे थारंगमबाड़ी क्या मतलब क्या है, तो यह तमिल शब्द है। थारंगमबाड़ी क्या है? एक तमिल शब्द है। अगर तमिल शब्द है तो इसका कोई ना कोई अर्थ भी तो होता होगा। तो इसका अगर सिंपल से बात करें तो एक ऐसा स्थान जहां पर तरंगे आपकी आती हैं उसे ही बोलते हैं थारंगमबाड़ी। तो इसका अर्थ होगा, इसका अर्थ की अगर बात करूं तो लिख सकते हैं एक ऐसा स्थान जहां पर तरंगे क्या करती हैं? आती हैं। जहां पर तरंगे आती हैं वही इसका अर्थ होता है थारंगमबाड़ी का। तो थारंगमबाड़ी की अगर मैं बात करूं तो क्या था? ये पहली जब ये लोग आए थे तो यहाँ पर ये लोग फैक्ट्री बनाए, 1620 से लेकर 1845 तक यहाँ पर टिके रहे। अब दूसरे पॉइंट की बात करता हूं अंडमान निकोबार का। तो अंडमान निकोबार की बात करता हूं। अंडमान एंड निकोबार।
अंडमान एंड निकोबार की बात करता हूं। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप को इन्हीं लोगों ने बसाया था। किसने बसाया था? तो डेनमार्क के लोगों ने ही इसे क्या किया था? बसाया था। इसे बसाया था। तो बसाया तो ठीक है, चलिए बसाया तो क्या हुआ? लास्ट में मैंने बोला कि सबसे अंत में यहीं पर इन्होंने इसको बेच दिया था अंग्रेजों को, और बेचने के बाद चले गए। तो कब बेचा था? 1868 ईस्वी में, यानी कि 1868 में। तो यहां पर लिख दीजिए कि 1868 में अंग्रेजों को बेचकर चले गए। अंग्रेजों को क्या किए? बेचकर चले गए। तो अंग्रेज को अगर ये लोग बेचकर चले गए हैं तो ये लोग कर क्यों रहे हैं? ऐसा क्या हुआ कि ये लोग ऐसे बेचकर चले जा रहे हैं? तो उसका कारण है कि एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध को हम लोग बोलते हैं नेपोलियन युद्ध। नेपोलियन युद्ध हुआ था। इसमें क्या हुआ? किसके किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और डेनमार्क के बीच में हुआ था 1803 से 1815 में। कौन जीता था? अंग्रेज जीत गए थे, डेनमार्क हार गया था। और यहीं से फिर बेचने का सिलसिला शुरू हुआ। अंग्रेजों ने इनको हरा दिया और हराने के बाद इनसे एक एक करके सारे जो इनकी फैक्ट्री थी उसको खरीद लिया, उसे परचेज कर लिया। तो जो कॉन्सेप्ट होगा, क्या हुआ? नेपोलियन का युद्ध हुआ था, नेपोलियन युद्ध। तो लिख लीजिए यहाँ पे कि नेपोलियन युद्ध में क्या हुआ? अंग्रेज जीत गए। अंग्रेज क्या हुए? जीते। और अगर अंग्रेज जीते हैं तो जो डेनमार्क के लोग हैं, तो डेनमार्क के लोग क्या हुए? हार गए। डेनमार्क के लोग क्या हुए? हार गए। अब अगर ये हारे तो इसी के कारण ही क्या हुआ? ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग अपनी फैक्ट्री को बेचना शुरू किए। अपनी फैक्ट्री बेचकर क्या हुए? अपने स्वदेश यानी कि अपने देश लौटने लगे, यानी कि चले जाने लगे। तो इकट्ठे तो नहीं बेचा, धीरे धीरे करके बेचा। जो ये नेपोलियन का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1803 से 1815 ईस्वी में। तो लिख लीजिए, ये हुआ था 1803 से 1815 में जो युद्ध हुआ था। अब थोड़ी सी बात अगर कर लेते हैं, जो एक कंपनी बनी थी, कहानी सुन लीजिए, उसमें आपको जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो भी लिखवा दिया, लेकिन जो ये बता रहा हूं ये भी इंपॉर्टेंट है, बस आप इसको सुनिए। बात ये है कि 1648 की बात है। मैंने अभी आपको बताया जो कंपनी बनी थी वो क्रिश्चियन फोर्थ ने एक चार्टर लाया था 1616 में, 1616 में, और वहां पे कंपनी बनाई थी। कंपनी चल भी रहा था, लेकिन 1648 में जो क्रिश्चियन फोर्थ थे उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद जो ये कंपनी थी दिवालिया हो गई। कंपनी क्या हो गई? ये दिवालिया हो गई। और दिवालिया हो गई तो इसका मतलब है कि अब ये कंपनी चल नहीं पाएगी, और इस कंपनी को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो समाप्त करने के बाद 2 सालों बाद जो अगला राजकुमार बना, इसी का बेटा था, यानी कि 1650 ईस्वी में क्या हुआ? इसका बेटे का नाम था फेडरिक सेकेंड। तो इसने फिर कंपनी को स्थापित किया, और कंपनी को स्थापित करने के बाद फिर ये कंपनी को संचालन करके शुरू किया चलाना। तो कंपनी फिर चला, यानी कि इसके बेटे ने 1650 ईस्वी में, फेडरिक सेकेंड ने फिर कंपनी जो दिवालिया हो गई थी उसे पुनः संचालित करके शुरू किया। अब बात करते हैं कि 1606 ईस्वी में फेडरिक फोर्थ आया, और वो फेडरिक फोर्थ जो था वो भी क्या किया? नई कंपनी बनाई, क्योंकि कंपनी चलते चलते फिर वो दिवालिया होने की कंडीशन में आ गई थी। तो 1706 की बात है, 1650 के बाद 1706 में ऐसा सिचुएशन आया था जब कंपनी दिवालिया होने के कंडीशन में पहुंच गई। लेकिन तब तक फेडरिक फोर्थ ने, सेकेंड ने तो संभाला, फिर फेडरिक फोर्थ ने भी उसे संभाला। और फिर क्या हुआ कि इसने क्या किया? राजा से, मतलब जो ये राजा था फेडरिक फोर्थ, इसने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी से कर्ज लिया, और कर्ज लिया तो वो कर्ज चुका नहीं पाया, इसलिए फिर कहीं ना कहीं धीरे धीरे दिवालिया होने की कंडीशन में आ गई। लेकिन इसने व्यापार को अपने खूब बढ़ाया। व्यापार कहां से? तो इसने अपने व्यापार को चीन से बढ़ाया और भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों से बढ़ाया। जैसे भारत में अगर मैं बात करूं तो भारत में कोरोमंडल के क्षेत्र में इसने खूब व्यापार किया, और यहाँ पे काली मिर्च या बंगाल में इसने खूब व्यापार किया। और अगर मैं बात करूं तो कालीकट में भी इसने खूब अपने व्यापार को बढ़ाया, और यहाँ पे काली मिर्च की जो खेती थी उसे खूब आगे करवाया, और ये इसी से खूब मुनाफा कमाया। आगे मैं बात करूं कि अभी मैं बताया था आपको अंडमान निकोबार को इसी ने बसाया था। तो अंडमान निकोबार पे इन्होंने क्या किया? काली मिर्च की भी खेती करवाई, दालचीनी की भी खेती करवाई, और उसी के साथ साथ कपास और कॉफी की भी खेती करवाई, जिसके कारण जो ये कंपनी लॉस में जा रही थी मुनाफा में आ गई, और ये काफी
अच्छे कंडीशन में आ गई। लेकिन हुआ क्या, फिर वही नेपोलियन का युद्ध हो गया, नेपोलियन का युद्ध बीच में हुआ और उसी के चलते ये धीरे धीरे इनकी जो फैक्ट्री थी अंग्रेजों से ये छीनती चली जा रही थी। विवश होकर ये लोग, क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत थी नहीं, तो विवश होकर ये लोग क्या किए, अपना फैक्ट्री बेचकर स्वदेश लौट गए, यानी कि डेनमार्क लौट गए। तो ये बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो जो राजा की अगर बात करूं तो राजा पहले कौन था, तो मैंने बोला क्रिश्चियन। कौन राजा था, क्रिश्चियन चतुर्थ, यानी कि क्रिश्चियन फोर्थ था। तो क्रिश्चियन फोर्थ के बाद जब क्रिश्चियन फोर्थ की मृत्यु हो गई तो इसका बेटा जो था वो था फेडरिक सेकेंड। नाम मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग अच्छे से उसको लिख लेना। तो फेडरिक सेकेंड ने फिर कंपनी को संचालित किया, यानी कि कब संचालित किया, तो 1650 में संचालित किया, ठीक है ना। इसके आगे फिर बात करेंगे तो इसके बाद आएगा फेडरिक चतुर्थ, यानी कि फेडरिक फोर्थ आएगा। इसने कंपनी को फिर आगे बढ़ाया, जो घाटा लगा था व्यापार को बढ़ाया, और व्यापार को कहां पे, तो मैंने बोला कि चीन के क्षेत्र में खूब व्यापार किया और भारत में। और अभी मैंने बताया कि भारत में कहां पे, तो कोरोमंडल तट पे, कहां पे, कोरोमंडल तट के आसपास के क्षेत्र में। फिर अभी मैंने बताया बंगाल के क्षेत्र में। फिर अभी मैंने बताया कि अंडमान एंड निकोबार के क्षेत्र में इसने खूब क्या किया, व्यापार किया। और एक जगह पे अभी मैंने बताया कि कालीकट के क्षेत्र में, तो यहां पर इसने व्यापार किया। और 1730 की यह घटना है। कब की घटना है, यह घटना है 1730 की घटना है। और जब फेडरिक फोर्थ आया तो 1703 की बात है, ठीक है ना। और इसकी मृत्यु हो गई थी कब, तो इसकी मृत्यु की अगर बात करें तो 1648 में हुई थी। तो यहाँ पे लिख लीजिए 1648 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं डेनमार्क के बारे में। तो इतनी सारी बातें अगर मैंने आपको बता दिया, यहाँ से एकदम फैक्ट है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि डेनमार्क में इतनी गहराई से लोग बताते नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर बता के लोग छुट्टी ले लेते हैं। लेकिन मैंने आपको पूरा डिटेल में डेनमार्क का आगमन, यानी कि आपका एडवेंट ऑफ डेनमार्क के बारे में पूरी विधिवत चर्चा किया है। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और सब्सक्राइब प्लीज करें, शेयर भी प्लीज करें, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।